दोस्तों न्यूज़ टुडे 3 जनवरी 2024 विजन आईएएस इंस्पायरिंग इनोवेशन की ये पहल आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज है 3 जनवरी 2024 और हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर, भारत ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यूएई से आयातित कच्चे तेल का भुगतान रुपए में किया। यह अपने तेल आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने और रुपये को एक व्यवहार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान मुद्रा के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। जुलाई 2022 में यूएई और भारत के बीच समझौता हुआ था। यूएई से आयातित कच्चे तेल के लिए भुगतान में रुपये इसी समझौते के अनुरूप हैं। इस समझौते का उद्देश्य डॉलर में भुगतान को समाप्त करके लेन देन लागत में कटौती करने के जो भारत के प्रयास हैं उनको बढ़ावा देना है। यह कदम रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण इंटरनेशनलाइजेशन के लिए किए जा रहे उपायों में से एक है। रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में भारत की स्थानीय मुद्रा के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है। अगर हम रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व देखें तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इससे व्यवसाय करने की लागत कम होगी, डॉलर की मांग कम होगी, आयात और निर्यात व्यापार के लिए भारतीय रुपये में भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। इससे वैश्विक मुद्रा से जुड़े संकटों की स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी, विनिमय दर की अस्थिरता को प्रबंधित करने और बाहरी स्थिरता का अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी। रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन की इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे मौद्रिक नीतियों पर स्वायत्तता कम होना, मॉनेटरिंग पॉलिसी जो है उन पर जो स्वायत्तता है वो कम है। इसके अलावा शुरुआती दौर में इनिशियल स्टेज में रुपये की विनिमय दर में अस्थिरता जो है वो बढ़ सकती हैं। भारत का पूंजी खाता आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। यह रुपये के सीमित विनिमय की अनुमति देता है। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए की गई पहलें देखें तो जुलाई 2022 में आरबीआई ने विशेष वॉस्ट्रो खातों के माध्यम से रुपये के व्यापार लेन देन निपटान की अनुमति दी थी। वॉस्ट्रो खाते घरेलू बैंक में किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते होते हैं जो घरेलू मुद्रा भारत के मामले में रुपये में खोले जाते हैं। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका, मालदीव आदि के साथ मुद्रा विनिमय समझौते लागू किए गए हैं। रुपये मूल्य वर्ग वाले ऑफशोर मसाला बॉन्ड जारी करने के लिए अनुमति दी गई है। इस बॉन्ड के माध्यम से भारतीय संस्थाएं विदेशी बाजारों से रुपये मूल्य वर्ग को धन जुटा सकती हैं। बात करें थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जीटीआरआई ने भारत के निर्यात पर रिपोर्ट जारी की है। तो इंडियन जो एक्सपोर्ट है उस पर देखते हैं क्या रिपोर्ट में कहा गया है। तो थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी थिंक टैंक जीटीआरआई ने जो रिपोर्ट जारी की उस रिपोर्ट में विविध क्षेत्रों में भारत के कमज़ोर निर्यात प्रदर्शन के पीछे कारणों को रेखांकित किया गया है, क्यों कमज़ोर हैं। तो एक तो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौते में निहित मुद्दे। क्या इश्यूज़ हैं, कई भारतीय कंपनियां एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्ग का उपयोग नहीं करती। ऐसे में वे एफटीए में शामिल देशों में पहले ही कम आयात शुल्क का कारण बंद करती हैं। इसके कारण जिम्मेदार कारक ये हैं कि एफटीए से संबंधित अनुपालन लागत के बदले प्राप्त होने वाले प्रशुल्क लाभ जो है अपर्याप्त होते हैं। एफटीए दो या दो से अधिक देशों के बीच एक संधि है। यह व्यापार और निवेश में कुछ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए की जाती हैं। ये एग्रीमेंट विकसित देशों की नीतियाँ ये भी इसमें जो है कमज़ोर कारक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आयात को हतोत्साहित करने के लिए अधिक प्रशुल्क या आयात शुल्क वसूलते हैं। साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी देते हैं। एक्सपोर्ट जो है उनको बढ़ाने के लिए विकसित देश बहुत अधिक सब्सिडीज दे रहे हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ इंपोर्ट को हतोत्साहित करते हैं। इसलिए भारतीय एक्सपोर्ट जो है वो विदेशों में कम हो पाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसे कृषि निर्यातक देश अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत पर कृषि जिन्सों पर प्रशुल्क और सब्सिडी में कटौती करने के लिए दबाव डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें तो वे उत्पादन को अधिकतम करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके कृषि का समर्थन करते हैं। इससे उनके उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं।
अन्य मुद्दे हैं, कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी है, गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी मुद्दे मौजूद हैं और गैर प्रशुल्क बाधाएं भी विद्यमान हैं। निर्यात प्रदर्शन में सुधार के लिए की गई सिफारिशें क्या क्या हैं? तो एक तो कृषि क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता नियंत्रण आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि निर्यात बास्केट में विविधता लाई जानी चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं उन पर वार्ता करते समय, बात करते समय निम्नलिखित पहलुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे एफटीए के तहत प्रशुल्क कटौती, जो टैरिफ जो कटौती हैं उसमें शामिल नहीं होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की साझा सूची बनाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्र का संबंधी समझौते लागू होने चाहिए। तो ये सारी हमारी न्यूज़ थी। अब हम समझ लेते हैं निर्यात प्रोत्साहन के लिए भारत जो है वो कौन कौन सी पहले यहाँ पर लाया है। तो एक तो विदेश व्यापार नीति 2023, इसके अलावा कृषि निर्यात नीति 2018, इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद निर्यात केंद्र के रूप में जिले पहल योजना। इसके अलावा देखें तो निर्यात ऋण गारंटी निगम ईसीजीसी, ठीक है, यह निर्यात ऋण बीमा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ेज हैं। आज की अगली न्यूज़ है, विश्व व्यापार संगठन WTO ने ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है WTO ने। WTO की रिपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट का टाइटल क्या है? ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। इस रिपोर्ट में 10 व्यापार संबंधी नीतिगत क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इन्हें सरकारें संधारणीयता को बढ़ावा देने और UNFCCC COP 28 के जलवायु शमन प्रयासों का समर्थन करने में अपनी रणनीतियों में शामिल करने पर विचार कर सकती हैं। रिपोर्ट में वर्णित मुख्य व्यापार संबंधी नीतिगत टूल्स और कार्रवाइयाँ दी गई हैं। इसमें टूल जैसे व्यापार को सुविधाजनक बनाना एक टूल है। इसमें कार्रवाई क्या है कि कस्टम क्लियरेंस में तेजी लाना, अदक्ष कस्टम प्रक्रियाओं की वजह से होने वाली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। इसके अलावा विनिमय और प्रमाणीकरण जैसे नीतिगत टूल के तहत ऊर्जा दक्षता नियमों में सुधार करते समय अलग अलग विनियमों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उपयोग करना या कार्रवाइयाँ हैं। इसके अलावा आयात प्रशुल्क जैसे नीतिगत टूल पर कार्रवाई ये है कि प्रशुल्क नीतियों को फिर से व्यवस्थित करके हरित अर्थव्यवस्था को अपनाने की गति में तेजी लाना। इससे अनजाने में अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्षेत्रकों को लाभ पहुंचाने से बचा जा सकेगा। सब्सिडी की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए कार्रवाइयों में सहायता करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को तलाशने की जरूरत है। इसके लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले समर्थन उपायों जैसे कुछ सब्सिडियां जो हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय देखें तो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी नियमों को मजबूत करके क्लाइमेट चेंज जो है जलवायु परिवर्तन उसके कारण बढ़ रही बीमारियों और कीटों के प्रसार से अर्थव्यवस्था की रक्षा करना। इसके अलावा आंतरिक कराधान, टैक्सेशन और कार्बन मूल्य निर्धारण जो है, नीतिगत विखंडन और अनुपालन लागत को कम करना। इसके लिए कार्बन मूल्य निर्धारण व समकक्ष नीतियों सहित जलवायु से संबंधित और गैर भेदभावकारी आंतरिक करों के समन्वय में सुधार करना चाहिए। व्यापार का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव, कुल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन के लगभग 20 से 30% उत्सर्जन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिम्मेदार है। गौरतलब है कि अधिकांश ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन के लिए CO2 उत्तरदायी हैं। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए होने वाली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में तेजी के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ सकता है। इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए पाम ऑयल की मांग में वृद्धि के कारण इंडोनेशिया में वर्षा वन कम हो गए हैं। पाम ऑयल की जो है वो बढ़ती मांग के कारण इंडोनेशिया में जो वर्षा वन है वो कम हो गए हैं काफ़ी। अगली खबर की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स को लागू हुए 1 वर्ष हो चुका पूरा। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA पिछले एक डेकेड में किसी विशेष विकसित देश के साथ भारत का पहला
पिछले एक दशक में जो है मुक्त व्यापार समझौता है, एक दशक, एक वर्ष, पिछले एक दशक में जो है ये पहला मुक्त व्यापार समझौता है। इस समझौते पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर की गई थी और दिसंबर 2022 से लागू हुआ था। ईसीटीए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए और उसमें सुधार लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की जाने वाली 100% वस्तुओं को ऑस्ट्रेलिया में तरजीही बाजार पहुंच प्रदान लाभ होगा। इसका अर्थ है कि इन वस्तुओं को प्रशुल्क छूट का लाभ मिलेगा। इस निर्यातित उत्पादों में रत्न, वस्त्र, फुटवियर जैसे उत्पाद शामिल हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से आयात की जाने वाली 70% से अधिक वस्तुओं को भारत में प्रशुल्क छूट के रूप में तरजीही बाजार पहुंच होगी। इनमें कच्चा माल व कोयला, खनिज, अयस्क व वाइन जैसे मध्यवर्ती उत्पाद शामिल हैं। इन समझौतों में उत्पत्ति के नियम, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी, एसपीएस उपाय, इसके अलावा विवाद निपटान तंत्र, नेचुरल पर्सन्स, पेशेवरों की आवाजाही जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उत्पत्ति के नियम क्या होते हैं? देखिए, जैसे बताया उत्पत्ति के नियम यानी कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, तो उत्पत्ति के नियम ऐसे कानून, विनियम, प्रशासनिक दिशा निर्देश जिनका राष्ट्रीय सरकारें किसी आयातित उत्पाद के मूल देश का निर्धारण करने के लिए उपयोग करती हैं। ईसीटीए का महत्व देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा लगभग $27 बिलियन से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 45 से $50 बिलियन तक पहुंचाया जा सकेगा। इस समझौते से भारत में कम से कम 10 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस समझौते से निवेश के अवसर पैदा होंगे, साथ ही स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के समक्ष चुनौतियां। मुक्त व्यापार समझौतों के मामले में भारत का पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा है। भारतीय उद्योग इन समझौतों को पूरी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं। इसके कारण निम्नलिखित है, जैसे व्यापार समझौते करते समय उद्योग जगत में अधिक परामर्श नहीं दिया जाता है। इसके अलावा व्यापार समझौते के नियमों के अनुपालन की लागत तथा लॉजिस्टिक्स की लागत भी अधिक होती है। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध के बारे में जाने, दोनों देशों के बीच मजबूत सामरिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच सेनाओं के बीच नियमित रूप से सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जैसे ऑसिंडेक्स एक ऐसा युद्धाभ्यास है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने संयुक्त रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संधारणीय, संतुलित और समावेशी विकास के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। दोनों देशों में भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स निवेश साझेदारी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स निवेश साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 5 लक्ष्य परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें 2 परियोजनाएं लिथियम से और 3 परियोजनाएं कोबाल्ट से संबंधित हैं। अगली खबर की बात करें तो वह है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी यानी SKAO परियोजना में भारत के सहयोग के लिए 1250 करोड़ रुपए के व्यय की मंजूरी दी है। SKAO रेडियो एस्ट्रोनॉमी को समर्पित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम में है। SKAO जो है उसके तहत एक ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी और 2 टेलीस्कोप स्थापित किए जाने हैं। ये 3 जगहों पर स्थित होंगे। 2 SKA जो है वो टेलीस्कोप दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में रेडियो ट्रांसमिशन निश्चित स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 2 टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में रेडियो ट्रांसमिशन निश्चित स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। वे दोनों एक बड़ी इकाई के रूप में काम करेंगे। इनके 2019 तक चालू होने की उम्मीद है। SKAO निम्नलिखित उद्देश्य हैं: ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। गुरुत्वाकर्षण तरंगे स्पेस टाइम में एक अदृश्य लहर यानी रिपल इन स्पेस हैं। ये ब्रह्मांड की कुछ विशाल ऊर्जावान परिघटनाओं का के कारण उत्पन्न होती हैं। आकाशगंगाओं, डार्क मैटर और ब्रह्मांडीय चुंबकत्व के विकास को समझना। भारत 2012 में एसोसिएट मेंबर के रूप में SKAO में शामिल हुआ था। इनमें SKA टेलीस्कोप के पूर्व निर्माण चरण में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। 2022 में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी पुणे एंड SKAO ने सहयोग पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में स्थापित जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT SKAO में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। SKAO परियोजना का भारत के लिए महत्व देखें
तो भविष्य में भारतीय खगोलविदों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेडियो खगोल विज्ञान सुविधा तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा ये एंटेना और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डेटा व सॉफ्टवेयर तक कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। इन सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। बात करें अगली खबर की तो वह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन यूपीआई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से लेन देन के लिए नए नियम लागू हो गए। यूपीआई से लेन देन का दायरा बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसी यानी कई सुधारों की घोषणा की है। यूपीआई एक भुगतान प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म एक मोबाइल एप्लीकेशन पर कई सारे बैंक खातों के लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। इसमें बैंकिंग सुविधाओं, बिना बाधा के फंड रूटिंग और ट्रांसफ़र व व्यापारी को भुगतान करना को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। हाल ही में घोषित मुख्य सुधार क्या है? एक तो सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई यानी ग्राहकों को स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद कर यूपीआई से भुगतान करने की मंजूरी दी गई है। शेयर खरीदने पर जितने पैसे लगेंगे वह राशि निवेशक के अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगी। फिलहाल ये सुविधा कुछ सीमित ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। साथ ही क्लियरिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से T+1 दिन के आधार पर भुगतान सेटलमेंट होगा। T+दिन व्यवस्था के तहत ट्रेड का सेटलमेंट शेयरों की खरीद बिक्री के लिए एक दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। निष्क्रिय यूपीआई आईडी और नंबर निष्क्रिय किए जाएंगे। इनमें ऐसे खाते शामिल होंगे जिनमें 1 वर्ष लेन देन नहीं किया गया है। इसके अलावा देखें तो यूपीआई से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए किए जाने वाले भुगतान की सीमा बढ़ा दी गई है। 1 लाख रुपये से 5 लाख कर दी गई है प्रति भुगतान। ठीक है। इसके अलावा यूपीआई लाइट वॉलेट लेन देन की सुविधा देने की सीमा में वृद्धि। लाइट वॉलेट लेन देन की सीमा में वृद्धि मतलब 200 रुपये से 50 रुपये 200 रुपये से 500 रुपये तक 500 रुपये प्रति लेन देन कर दिया गया है। ठीक है। यूपीआई लाइट के तहत इंटरनेट कनेक्शन के बिना भुगतान किया जा सकता है। यूपीआई लाइट वॉलेट लेन देन का मतलब क्या है? लाइट वॉलेट जो है वो बिना इंटरनेट के भुगतान को सक्षम बनाता है। अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुविधा 1 लाख रुपये तक के क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतान, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन और बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए है। अब हम बात करते हैं सुर्खियों की। तो ऑल्सो इन न्यूज़ में हमारी पहली है हेमतेंदुआ पैंथेरा अंसिया। किर्गिस्तान में हेमतेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। किर्गिस्तान ने ऐसा किया है। हेमतेंदुआ क्या है? यह प्रायः घोस्ट ऑफ माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति बाघ पैंथेरा टाइग्रिस की निकटता रखता है। ठीक है। विशेषताएं देखें। इसकी त्वचा पर धुएं जैसे रंग के भरे फर होते हैं जिन पर बहुत हल्के क्रीम और हल्के पीले रंग भी होते हैं। फर पर काले धब्बे भी होते हैं। इन धब्बों को रोसेट कहा जाता है जो प्रत्येक हेमतेंदुओं में भिन्न भिन्न होते हैं। पर्यावास की बात करें तो हेमतेंदुओं की आबादी 12 देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर के जो 5 स्थान है जैसे कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। इसके अलावा देखें इधर तो भारत के साथ एसोसिएटेड भारत, नेपाल और भूटान भी। इसके अलावा उधर देखें तो ऊपर चाइना, फिर मंगोलिया और फिर रूस। तो ये सब 12 देश हैं। विश्व में हेमतेंदुओं की सर्वाधिक आबादी चाइना में है। इसमें लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में जो तेंदुआ है वो राजकीय पशु हैं। संरक्षण की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल के रूप में सूचित हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये संरक्षित हैं। ऑल्सो इन न्यूज़ में हमारी दूसरी सुर्खी है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस BCA। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस BCA वस्तुतः कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF के तहत वित्त पोषण संबंधी लक्ष्यों के लिए बायो क्रेडिट्स यानी जैव विविधता क्रेडिट्स के लिए उपयोग में लिए जाने पर बल दे रहा है। तो ये अलायंस इस पर बल दे रहे हैं। बायो क्रेडिट्स जैव विविधता को नुकसान जैसे पर्यावरण को क्षरण पहुंचाने वाले कारकों से निपटने हेतु एक संभावित तंत्र प्रदान करता है। ये जैव विविधता से संबंधित संरक्षण पुनर्बहाली प्रभावी उपायों के वित्त पोषण में मदद करेगा। BCA के बारे में जाने तो BCA एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है।
यह KMGBF का समर्थन करने के लिए विविध हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, प्लेटफॉर्म पर लाता है। इसे 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15th जो है उसमें लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय विज्ञान आधारित सिद्धांतों का एक फ्रेमवर्क तैयार करके स्वैच्छिक बायो क्रेडिट बाजार विकसित करना। हमारी आज की अगली जो है वो है वारली जनजाति। या वारली जनजाति में महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक तेंदुओं के साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व रहने की मिसाल कायम की है। ये जनजाति तेंदुए या वागोबा को डेइटी यानी कि देवता मानकर उसका संरक्षण करती हैं। वागोबा वारली जनजाति के बारे में जाने तो यह महाराष्ट्र क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी में से एक है। यह मुंबई के बाहरी इलाकों के उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र में रहती हैं। ये जनजाति वारली भित्ति चित्रण यानी वारली वॉल पेंटिंग्स के लिए भी प्रसिद्ध है। इस चित्रकला शैली का उद्भव 10वीं शताब्दी में माना जाता है। यह चित्रकला के विषय में आमतौर पर आम जनजीवन की दिनचर्या और आसपास के परिवेश से प्रेरित होते हैं। यह चित्र बनाने की प्राकृतिक सामग्री और रंगों का उपयोग किया जाता है। ये चित्र बांस की लकड़ी से बनाए गए ब्रश में इस्तेमाल से बनते हैं। अगली खबर जो है वो है डायरेक्ट टू मोबाइल D2M टेक्नोलॉजी। D2M टेक्नोलॉजी या तकनीक की संभावना की खोज कर रही है सरकार जो है। D2M तकनीक की संभावना की खोज कर रही है। D2M ब्रॉडबैंड इसके अलावा ब्रॉडकास्ट के कन्वर्जेंस पर आधारित है। इसके अंतर्गत मोबाइल फ़ोन डिजिटल टेरेस्ट्रियल टीवी यानी DDTV के रूप में विकसित काम करने लगता है। उसी तरह से काम करेगा जैसे टीवी करती हैं। जैसे लोग फ़ोन पर FM रेडियो सुनते हैं, जहां फ़ोन के भीतर एक रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी पर टैप करता है। DDTV टेलीविज़न कंटेंट का एक डिजिटल फॉर्मेट में प्रसारित होना। इसके अलावा D2M के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं, जैसे आपातकालीन अलर्ट्स, प्रत्यक्ष और विश्वसनीय रूप से इंटरनेट और सेल्युलर नेटवर्क पर बिना निर्भर रहे भेजे जा सकते हैं। तो एक तो सेल्युलर इंटरनेट जो है नेटवर्क जो है उस पर निर्भरता के बिना भी कुछ आपातकालीन जो है वो भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा या डिजास्टर मैनेजमेंट ऑडियो कंटेंट लक्षित तरीके से सीधे और प्रमाणिक रूप से घोषित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डेजर्ट साइक्लोन की। तो डेजर्ट साइक्लोन क्या है? ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच की एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये कोई वास्तविक में डेजर्ट नहीं है। बात करें अगली खबर की तो वो है डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट। तो डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट DF, रिएक्टर R और प्लांट जो है वो P। तो डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग का ये प्लांट है, तो DFRP है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रूप से विकसित डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट DFRP का उद्घाटन किया है। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कलपक्कम में विकसित किया गया है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में विकसित किया गया है। DFRP देखें तो ये है डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर प्लांट। इसकी विशेषताएं हैं ये संयंत्र जो है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR में उपयोग किए जा चुके हैं। ईंधन को फिर से संसाधित करेगा। FBR परमाणु विखंडन प्रक्रिया के लिए उपयोग की तुलना में अधिक सामग्री उत्पन्न करता है। ये भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कुंजी है। ये दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र का संयंत्र है। ये फास्ट रिएक्टरों से कार्बन मुक्त कार्बाइड और ऑक्साइड दोनों प्रकार के ईंधनों को फिर से संसाधित करने में सक्षम है। तो है डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट। अगली खबर की बात करें तो वह है बबल बेबी सिंड्रोम BBS। हाल ही में बबल बेबी सिंड्रोम से पीड़ित 2 माह की बच्ची का स्वेच्छा से दान किए गए बोन मैरो के ट्रांसप्लांट किया गया है।
बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाली वह अब तक की सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। बीबीएस को चिकित्सा की भाषा में सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी SCID कहा जाता है। यह एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है। यह बीमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी SCID से पीड़ित बच्चे में पूरी तरह से सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली का अभाव होता है। ऐसे में बच्चे के गंभीर और जानलेवा संक्रमणों की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। SCID बीमारी के साथ पैदा होने वाले शिशुओं में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBCs की कमी होती है। इनमें इसके अलावा लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जैसे T सेल्स, B सेल्स भी शामिल होती हैं। गौरतलब है कि WBC शरीर में होने वाले विविध संक्रमणों से लड़ती हैं। इस बीमारी का सबसे आम उपचार स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट आदि हैं। बात करें अगली खबर की तो वह सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति। तो सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति यानी सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव सर्विस कमेटी LSC हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को LSC के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी जो है उसने विधिक सेवा प्राधिकरण नियम जो है 1987 की धारा 3A के तहत किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? निर्धन व वंचित वर्गों समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना। भारत के मुख्य न्यायाधीश समिति के मुख्य संरक्षक यानी कि पैट्रोन इन चीफ हैं। सदस्य की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष 9 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जो न्यायाधीश है वो इसका अध्यक्ष होता है और बाकी जो है सदस्य होते हैं और सदस्य जो होते हैं उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किए जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश समिति के मुख्य संरक्षक यानी पैट्रोन इन चीफ होते हैं जैसे मैंने बताया। और ये सिविल सेवा प्राधिकरण जो है उसने विधिक सिविल सेवा प्राधिकरण जो अधिनियम है 1987 उनकी धारा 3A के तहत इसको बनाया है। बात करें सुर्खियों में स्थलों की तो वह डेनमार्क जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट सेकंड जो है उसने महारानी मार्गरेट ने सेकंड 52 वर्ष की तक सिंहासन पर आसीन रहने के बाद अपने सिंहासन का त्याग की घोषणा की है। महारानी मार्गरेट यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाले साम्राज्ञी हैं। और अगर डेनमार्क की बात करें तो ये उत्तरी यूरोप का देश है और जटलैंड प्रायद्वीप और उत्तरी सागर नॉर्थ सी के 400 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। सीमावर्ती राष्ट्र की बात करें तो जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे। इसके अलावा सीमावर्ती जल निकाय उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर जिसके सीमावर्ती जल निकाय हैं। उच्चतम बिंदु की बात करें तो वो है यडिंग फॉरेस्ट हिल। इसके अलावा सबसे बड़ी झील वो है अरेसो झील और गुडेना जो है वो सबसे लंबी नदी है। और ये है डेनमार्क की पिक्चर। So this is Denmark associated with Germany, Sweden and Norway and also associated with 2 water bodies, North Sea and Baltic Sea. So this was our today's video. So we'll meet in next video. Till then, bye bye. Take care.